नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं सचिन पांडे एक बार फिर आपके साथ आपके इस ज्योतिष विषय के चर्चा में। आज मैं आपके सामने जो नया टॉपिक लेके आया हूं वो है विष दोष या योग। दोस्तों, हम बात करें इससे पूर्व मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों, आज चलिए बात करते हैं हम लोग विष दोष या योग के ऊपर। दोस्तों, तो विष दोष अगर हम देखें तो शनि और चंद्रमा, शनिदेव और चंद्रमा की युति कुंडली के किसी भी भाव में हो तो वो वहां पर विष दोष या विष योग का निर्माण करते हैं। अब योग या दोष हम कैसे समझेंगे ये हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, बात करें विष दोष की या विष योग की तो हम और आप भली भांति इसके नाम से ही हमें इसकी भयंकरता का अनुमान हो सकता है कि ये कितना प्रभावशाली ये होगा। दोस्तों, बात करें विष दोष की तो विष दोष है, लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति है और कभी कभी ये विष औषधि का भी काम करती है, तो बीमार व्यक्ति को अल्प प्रमाण में दवा के रूप में अगर ये दिया जाए तो ये एक अमृत के समान उसके लिए बन जाती है और व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ भी हो जाता है। तो इस दोष को हमेशा दोष न कहकर कहीं पर योग की भी संज्ञा देना अति आवश्यक है। रही बात कि हमें इसे विष या दोष कैसे कैलकुलेट करें, तो मैं आपको ये कहूंगा कि 90% कुंडलियों में ये दोष का ही काम करते हैं, लेकिन शनिदेव 10% कुंडलियों को ये विष दोष योग में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों, अब ये दोष और योग इसे कैसे देखा जाए, ये हमें अपनी कुंडली में बैठे ग्रहों को देखकर अनुमान लगाना पड़ेगा। सर्वप्रथम हमें ज्ञात है कि जैसे समंदर है, अगर मान लीजिए समंदर में से नमक निकाल लिया जाए तो समंदर का पानी कितना मीठा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर लाखों गैलन दूध है और उसमें सिर्फ एक बूंद विष की पड़ जाए तो वो दूध का क्या हर्ष होगा। तो दोस्तों, ये विष जो बनता है, ये जो विष का निर्माण होता है, ये किस प्रकार हुआ है और ये किस स्थान में हुआ है, ये देखना अति आवश्यक है। सिर्फ विष योग या विष दोष को देखकर डर जाना या डरा देना आज की आधुनिक ज्योतिष में ये एक चलन सा बन गया है। मैं सचिन पांडे आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चलन में ना दौड़ें। ठीक है, विष दोष है, लेकिन ये किस प्रकार का विष दोष है, कितने लेवल का विष दोष है, उसमें विष की क्वांटिटी कितनी है, ये देखना अति आवश्यक है। देखिए दोस्तों, जैसे कि किसी बड़े पात्र में या किसी बड़े समझ लीजिए कोई बड़ा टैंक है, उसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है और उसमें थोड़ी सी अल्प मात्रा में कोई दूसरी गैस मिल जाती है, तो उसका एक लेवल होता है। अगर वो उस लेवल से ऊपर जाएगी वो गैस की मात्रा ऑक्सीजन के अंदर, तब वो गैस पूरे टैंक की हवा को विषैली करेगी। अन्यथा अगर वो कम प्रमाण में है तो वो उसे विषैली नहीं करेगी। या ये भी हम देख सकते हैं कि वो गैस उस ऑक्सीजन से हल्की है, भारी है या उसके समानुपात में है, तो वो नीचे के लेवल में रहती है, टैंक के मध्य लेवल में आती है या ऊपर के लेवल पे रहती है। तो दोस्तों, उसी प्रकार जीवन में हमें ये देखना अति आवश्यक है कि ये विष योग किस लेवल पर बना हुआ है।
इसे सिर्फ देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है और यथाउचित उपाय करके इसे हम इस दोष को, इसकी त्रुटियों को, इसके दोष को कम कर सकते हैं। अथवा तो अगर हम ये अगर किसी ऐसे भाव में बना हुआ है जो हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है, तो इस दोष को योग बनाकर भी हम लाभ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं विष दोष की। देखिए, चंद्रमा जो कि मन का कारक है, माता का कारक है, सौम्यता, शीतलता, सुख, शांति का कारक है। मानसिक शांति चंद्रमा से ही प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त भी बहता है वह प्रवाहित अवस्था में होता है। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं, प्रथम आहार हमारा माता का स्तनपान होता है, इसलिए दूध का प्रमाण या चंद्रमा का प्रमाण हमारे शरीर में सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों, बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा हमारे जीवन में हर कदम पर, नीचे से ऊपर तक, सुबह से लेके शाम तक, जीवन से लेके मृत्यु पर्यंत तक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है। इसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी ज्योतिषी मना नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, चंद्रमा जितना ही हमारे जीवन में आवश्यक है, उतना ही शनिदेव की भी हमारे जीवन में आवश्यकता है। जिस व्यक्ति का शनि अत्यंत मजबूत होता है, वह व्यक्ति का मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर काफी उच्च कोटि का होता है। वह व्यक्ति किसी भी समस्याओं को बहुत ही आसानी से निपटा सकता है। दोस्तों, बात करें हम कि किस तरह ये चंद्र और शनि की युति हमारे जीवन में दोष का निर्माण करती है। तो जब हमारा दूध है, दूध जब तक दूध है तब तक वो दूध के रूप में काम में आएगा। मान लीजिए किसी रूप से वो फट जाता है, किसी तरह से उसमें विषाक्त वायरस या बैक्टीरिया चले जाते हैं, जिसके वजह से दूध फट जाता है, तो आपके पास विकल्प हैं। उस दूध को या तो आप फेंक दें, या तो उस दूध को प्रोसेस करके उसमें से पनीर बना लें। दोस्तों, ये हमारे मानसिक स्तर पर निर्भर करता है कि हम किसी दोष को किस नजरिए से देखते हैं और किस नजरिए से उसे हमारे जीवन में हावी होने देते हैं। तो दोस्तों, बात करें सर्वप्रथम ये जो विष योग है, ये किस तरह, किस रूप में हमारे जीवन में असर करता है, ये हम देखें। तो एक मान लीजिए जैसे कोई समूह है और सभी ने सफेद कपड़े पहने हैं और उसमें नीले कपड़े पहना हुआ एक व्यक्ति अगर पहुंच जाता है, तो उस समूह में सबसे पहले वो नीला व्यक्ति ही नजर आता है। तो चंद्रमा और शनि की युति में ऐसा ही होता है। अगर चंद्रमा प्रभावशाली है, उसकी अब उसमें देखा जाएगा चंद्रमा प्रभावशाली कैसे होगा, तो उसका बलाबल देखना अति आवश्यक होगा। वो किस तरह से बली है, वो दिग्बली कहां पर बल प्राप्त कर रहा है। और शनि और चंद्रमा की जो युति हो रही है, उन दोनों के बीच में शनि का अंश बल कितना है, चंद्रमा का अंश बल कितना है, ये देखना भी अति आवश्यक है। चंद्रमा और शनि के बीच में अंतर अगर ज्यादा है, या चंद्रमा मजबूत है और शनिदेव बाल्यावस्था या वृद्धावस्था के हैं, तो ये जो दोष है इसकी भयंकरता काफी कम हो जाएगी। अथवा तो इस युति पर देवगुरु बृहस्पति या शुक्र देव या बुध की दृष्टि पड़ती है, तब भी इसके प्रभाव में काफी कमी आती है। क्योंकि अगर इसके ऊपर राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए अथवा सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, तो ये योग थोड़ा सा आपको तकलीफ देने वाले हो जाते हैं। तब हम इसको दोष ही में कन्वर्ट करेंगे, योग नहीं कह सकते। तो इसकी भयंकरता इस रूप में बढ़ती है। और पहले जिस तरह मैंने बताया कि अगर सौम्य ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तो इसकी जो
दोष है उसमें कमी आती है। तो दोस्तों, हमें सिर्फ ये विष दोष है ये देखकर कतई घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसे देखते हैं कि ये विष दोष हमें किस तरह से प्रभाव करता है। सर्वप्रथम मैंने आपके सामने एक ये ग्लास जैसा जार बनाया है। देखिए, उसमें ओम श्री गणेशाय नमः, विष दोष या योग और शनि चंद्र की युति एक ग्लास में रखा है। मान लीजिए इस ग्लास में पानी पूरा भरा है, आधा भरा है या सिर्फ थोड़ा सा भरा है, तो उस हिसाब से अगर शनि चंद्र की युति होगी तो उस लेवल तक विष जाएगा। देखिए, ये इसमें सर्वप्रथम मैंने चार्ट में शनि चंद्र की युति को लग्न में स्थान दिया है। सर्वप्रथम हम लग्न में देखें, अगर जिस जातक के लग्न में शनिदेव और चंद्रदेव की युति होती है तो उस जातक को क्या परिणाम देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लग्न जो होता है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। लग्न में अगर हमारा लग्न मजबूत है तो हम किसी भी परिस्थिति से बच के आ सकते हैं, लेकिन अगर लग्न कमजोर है और बाकी बहुत सारे योग बने हुए हैं तो हम उस योगों का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए लग्न को मजबूत होना या लग्न को मजबूत करना या लग्न में प्रभावशाली ग्रहों का होना या लग्न में शुभ ग्रहों की दृष्टि होना जातक को सफल बनाने में, सुखी बनाने में या संपन्न जीवन देने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इस परिदृष्टि में देखें तो लग्न में शनिदेव और चंद्रदेव अगर लग्न में युति करते हैं, मतलब शरीर स्थान पर ये युति होती है, तो जातक को शारीरिक तकलीफें बढ़ेंगी, शारीरिक तकलीफें रहेंगी। चूंकि चंद्रदेव लग्न में तो ठीक है लेकिन शनिदेव लग्न में ठीक नहीं है, इसीलिए ये चंद्र और शनि की युति लग्न में व्यक्ति को काफी निराशा प्रदान करेगी। जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, जातक का मनोबल मजबूत नहीं होगा, चेहरे पे कोई निशान दाग बन सकते हैं, दृष्टि कमजोर हो सकती है। दोस्तों, जातक जो है काफी घबराया हुआ रहेगा, जीवन पर्यंत उसे काफी विषाद का सामना करना पड़ेगा। चूंकि ये देखना अत्यंत आवश्यक है कि ये युति किस लग्न में बन रही है। अगर वो लग्न चंद्रदेव के मित्र हैं या चंद्रदेव के सम हैं या शुभ भाव में हैं तो वो दोष वहां पर हर लेंगे, अथवा उस जगह पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाने से उसमें काफी हद तक उसकी विषता में कमी आ सकती है। तो दोस्तों, मैंने जैसे पहले ही बताया, विष का काम करेगा अगर उसमें योगानुपात जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसका रेशियो ज्यादा है तो, लेकिन अगर वो कम है तो विष दवा का भी काम करेगा। क्योंकि अगर जातक का लग्न पीड़ित है, लग्नेश कहीं जाकर पीड़ित अवस्था में पड़ा हुआ है और ये युति वहां बन रही है और देवगुरु बृहस्पति की वहां दृष्टि पड़ रही है, तो ये विष दोष उनको औषधि का काम करेगा और वहां पर राहत महसूस कराएगा। लेकिन ये इस प्रकार की जो अवस्था होती है वो 100 में से किसी एक विष दोष वाली कुंडली में देखने को मिलती है। क्योंकि इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि चंद्र और शनि का जो युति लग्न में बन रही है जातक सदैव पीड़ित ही रहेगा। चंद्रमा की जब इनकी दशा या अंतरदशा आएगी और चंद्रमा अगर मजबूत है तो व्यक्ति इन अवसादों से बाहर आने का प्रयत्न करेगा, और अगर उसके समकक्ष कुंडली मतलब उसकी पत्नी या बच्चों की कुंडली में उसका चंद्रमा पर ज्यादा प्रभावशाली हुआ तो ये दोष वहां पर काफी कम फलीभूत होगा। दोस्तों, सिंपल सी एक बात बताऊं कि शनिदेव एक राशि को से दूसरी राशि में जाने में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं, जबकि उसके विपरीत चंद्रदेव सिर्फ 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप देखें कि चंद्र की गति कितनी तेज है और शनि की गति कितनी धीमी है। तो इसी हिसाब से अब अगर हम ये दोनों युतियों का संकलन करेंगे तो कहीं भी ये युति मेल नहीं करती, बिल्कुल बेमेल युति है। ये एक शीतलता है, एक अंधेरा है, एक अमृत है, एक विष है। तो कहां तक ये युति
सक्षम होगी किसी चीज को झेल पाने में, ये निर्भर करता है कि उनको प्लेटफॉर्म क्या मिला है। प्लेटफॉर्म मतलब वो किस भाव में और किस लग्न में बैठे हुए हैं, और बलाबल उनके आसपास की परिस्थितियां, मतलब उन पे दृष्टियां किस किस की पड़ी हैं, वो कितने अंश बल में हैं, कितने, और उनके जो समकक्ष ग्रह हैं उनकी क्या अवस्थाएं हैं, तो देखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि यह स्थान पीड़ित है। जैसे ही मैंने बताया, लग्न में ये युति जो है कुछ हद तक अगर लग्नेश पीड़ित है, और लग्नेश पीड़ित होने के साथ साथ अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि, इस लग्न भाव शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और ऊपर से राहु केतु जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो ये अत्यंत भीषण भयानक विष दोष का निर्माण करती है। तो दोस्तों, ऐसे जातक काफी हद तक बुरी प्रभावशाली आत्माओं से घिरे रहते हैं, उन पे बाहरी हवाओं का भी प्रभाव काफी ज्यादा होता है, और छोटी छोटी चीजों में घबरा जाते हैं, और छोटी छोटी परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। यहां तक कि देखा गया है कि छोटी छोटी विषम परिस्थितियों आने के साथ साथ ऐसे जातकों में आत्महत्या करने का प्रमाण भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये लग्न में ये दोष इस तरह का प्रभाव देता है। बात करें अब लग्न के बाद द्वितीय स्थान की बात करते हैं। जो द्वितीय स्थान वाणी, परिवार, धन का कारक होता है, उस स्थान पर अगर ये युति बनती है तो ये क्या प्रभाव करेगी। देखिए, वाणी जितनी मीठी होगी उतना व्यक्ति प्रभावशाली होगा। वाणी जितनी कर्कश होगी उतना ही व्यक्ति का जीवन निरर्थक होता जाएगा, क्योंकि वाणी से ही आपके शत्रु बनेंगे और वाणी से ही आपके मित्र बनेंगे। तो मीठी वाणी तो अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, मित्रों के बीच में हो। और धन भी उसी व्यक्ति के पास टिकता है जिसके पास अच्छा परिवार, मित्र या सर्कल है। अगर ये अच्छा नहीं है तो आपके पास यकीन मानिए कितना भी धन है, उसे खर्च होने में समय नहीं लगेगा। जब ये युति धन स्थान में बनती है तो धन स्थान में ये ध्यान रखें, धन स्थान में ये युति सदैव याद रखिएगा, धन स्थान में ये युति सदैव नकारात्मक परिणाम ही देती है। परिवार से वियोग, मित्रों से वियोग, धन का नाश, और यहां तक कि व्यक्ति की जुबान भी, वाणी भी बहुत ही भयंकर खराब होती है। तो ऐसा जातक हमेशा बिन मांगे सलाह देता रहेगा, बिन मांगे शत्रु पैदा करता रहेगा, परिवार से अलग थलग रहेगा। ऐसे जातकों में ये देखा जाता है कि परिवार, सारा कुटुंब हॉल में एक साथ बैठा है और ऐसा जातक अपने रूम में खिड़की दरवाजे बंद करके बैठा है, अकेले बैठा है। ऐसे जातकों में इस तरह का परिवार से वियोग देखा जाता है, परिवार से सौम्यता नहीं हो पाती है। अगर हम बात करें इस युति की तृतीय भाव में, तो तृतीय भाव में अगर ये दोष या योग का निर्माण होता है तो जातक जो होता है अति मेहनतशील होता है, लेकिन उस मेहनत के अनुसार उसे रिजल्ट नहीं मिलता। चूंकि शनिदेव की दृष्टि वहां नवम भाव पर पड़ती है, भाग्य भाव पर पड़ती है, चंद्रदेव की दृष्टि भी नवम और भाग्य भाव पर पड़ती है। यह व्यक्ति दैवीय शक्तियों के सहारे काफी हद तक अपने आप को प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न करता है, दैवीय शक्तियों पर विश्वास करता है। हाँ, अगर ये यहाँ पर ये युति चंद्रमा के घर में या चंद्रमा के मित्र राशि में हुई है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर पड़ती है तो व्यक्ति बहुत हद तक देखा जाता है कि आध्यात्मिक और धार्मिक होता है। चूंकि अगर इस युति में ग्रहों का बलाबल परिणाम प्रॉपर नहीं हो और अंश बल से कमजोर हो तो भाई बहनों से वियोग, भाई बहनों से झगड़े, और परिवार और कुटुंब में व्यक्ति जो होता है बदनामी ही प्राप्त करता है। चलिए बात करें शनिदेव और चंद्रदेव की चतुर्थ स्थान में ये युति हो जाए तो देखिए, जहां तक हम बात करते हैं, हम ये मानते हैं सभी लोग कि अगर भाव के बारे में देखा जाए जीवन में तो सबसे महत्वपूर्ण लग्न होता है। लग्न के बाद अगर कोई भाव है तो दशम भाव है, और उसके पश्चात अगर कोई भाव है तो वो चतुर्थ भाव है। तो अगर ये युति चतुर्थ भाव में बनती है तो मान लीजिए आप अगर चतुर्थ भाव में आपकी युति बनी है तो सुख, संपत्ति, वाहन,
माता, सभी के साथ विकार उत्पन्न हो जाएगा, सभी के साथ विकार उत्पन्न हो जाएगा। वाहन से संभल के रहना पड़ेगा, वाहन आपके लिए उपयोगी साबित नहीं होगा। व्यक्ति जो है मानसिक रूप से काफी हद तक विचलित रहेगा, बनते बनते काम उसके बिगड़ जाएंगे, भूमि से उसे लाभ नहीं मिलेगा। यहां तक कि विषैले जानवर उस ऐसे व्यक्ति को कुत्ते अचानक से काट लेते हैं, तो ऐसे दोष का निर्माण हो जाता है। चलते चलते ऐसे व्यक्तियों को कोई ऐसा कीड़ा काट लिया कि उसको फोड़े हो गए हाथ में, छोटा सा जीव काटने से इतना बड़ा फोड़ा हो गया कि वो 1 हफ्ते तक परेशान रहा। तो ऐसी चीजें इस स्थान पर ये दोष बनने से ये दोष काफी भयंकर साबित होता है। मान लीजिए आपको सारे सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन हृदय विचलित है, मन विचलित है, तो वो किसी काम की नहीं होंगी। तो चतुर्थ स्थान में ये दोष अत्यंत भयंकर सिद्ध साबित होता है। फिर बताऊं मैं दोस्तों, लग्न में, दशम में और चतुर्थ में ये अत्यंत भयंकर भीषण गंभीर परिणाम देता है। दोस्तों आगे बात करें हम पंचम भाव में। अगर पंचम भाव में ये युति बनती है तो व्यक्ति का विद्या में मन नहीं लगता, प्रारंभिक विद्या उसकी थोड़ी दूषित रहती है, घर परिवार में संतानों से मतभेद रहते हैं, यहां तक कि संतान प्राप्ति में विलंब या संतान प्राप्ति न होने तक के परिणाम मिल सकते हैं। अब ये निर्भर करता है शनिदेव और चंद्रदेव की युति किस अंश लेवल तक की बन रही है अथवा किस लग्न में बन रही है और कैसे ग्रहों की दृष्टि है और आपकी महादशा अंतरदशा का आपको किस तरह का बैलेंस दे रही है। तो पंचम भाव में भी यह युति आपको कुछ हद को छोड़कर, हाँ ये चीज है कि ये युति आपको जो है पंचम भाव में अगर ये बनती है तो आपको तंत्र मंत्र में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ऐसी विद्याएं आप सीख सकते हैं, लेकिन याद रखें ऐसी विद्याएं आपको कोई लाभ नहीं देंगी। तो ये पंचम भाव में ये युति आपको ये असर करेगी। आगे बात करें छठे भाव में। देखिए छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये तीनों भाव दुष्प्रभाव में माने जाते हैं, मतलब ये दुःस्थान कहे जाते हैं। मतलब कि यहाँ कोई भी ग्रह बैठे वो पीड़ित माना जाता है, वो नकारात्मक परिणाम ही देता है। किंतु कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो यहाँ पर शुभ प्रभाव भी देते हैं, जैसे कि शनिदेव छठे स्थान में सदैव शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हैं, लेकिन चूंकि यहाँ चंद्रमा भी बैठ गए हैं तो चंद्रमा छठे भाव में कतई अच्छे नहीं है। तो अब ये हुआ अकेला शनिदेव या अकेला चंद्रमा, जिस तरह से हम शनिदेव से 100% बेनिफिट ले सकते थे और चंद्रमा जिस तरह हमें 100% नुकसान पहुंचा सकता था, चूंकि छठे भाव में है, दुः स्थान में है, इसलिए इस चीज को ये बैलेंस कर देंगे। तो व्यक्ति अगर इस स्थान में रहेगा तो व्यक्ति रोगी तो रहेगा, किंतु अगर ये ज्योतिषीय मतलब आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करता है तो ये जल्दी शीघ्र स्वस्थ होने वाला भी होगा, क्योंकि यहाँ पर ये विष अगर इसको प्रॉपर तरीके से इस युति को यहाँ पर देखकर प्रॉपर ज्योतिषी की सलाह लेकर अगर काम किया जाए तो ये विष कभी कभी उसको दवाओं का भी काम करेगा और यहाँ पर ये व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। चूंकि ये यहाँ पर युति नकारात्मक तो है ही, रोगी तो बनाएगी, लेकिन शत्रु बढ़ेंगे, शत्रु ज्यादा होंगे, लेकिन शत्रु इसका संपूर्ण कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत नुकसान अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी है यहाँ पर। मानसिक रूप से यह व्यक्ति जो है कमजोर होगा, किंतु अगर शनिदेव अच्छी अवस्था में हुए तो वो काफी हद तक फाइट करने वाला होगा। कंपटीशन में भी ये व्यक्ति आगे जा सकता है शनिदेव अगर मजबूत अवस्था में हुए तो, लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है तो उसे काफी हद तक उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। सप्तम भाव, लग्न, दशम, चतुर्थ और सप्तम, ये 4 भाव केंद्र भाव माने जाते हैं। सप्तम भाव आपकी जीवन साथी पत्नी का भी माना जाता है, पार्टनर का भी माना जाता है। इस स्थान में अगर ये युति बनती है तो व्यक्ति काफी हद तक अपने पार्टनर से पीड़ित रहता है, धोखे मिलने की संभावनाएं रहती हैं, विवाह देर से होता है, विवाह के बाद विच्छेद होने की संभावना भी बढ़ जाती है, व्यक्ति जातक के आयुष्य में भी कमी होती है,
जातक जो है काफी हद तक परेशान और विचलित रहता है। सप्तम भाव में जब ये युति का निर्माण होगा, इसका असर व्यक्ति के लग्न पर काफी सीधा हद तक पड़ता है। तो अगर आपका सप्तम भाव अगर पीड़ित है तो व्यक्ति का ये भी मान लें कि लग्न पीड़ित, मतलब व्यक्ति पीड़ित हो ही गया। शारीरिक रूप से न होकर मानसिक रूप से व्यक्ति काफी हद तक पीड़ित हो जाता है। तो यह युति जो है सप्तम भाव में भी व्यक्ति का कभी भी कतई भला नहीं कर सकती है। हाँ, चूंकि यह है कि यह व्यक्ति सप्तम स्थान पर अगर ये युति बनती है तो यह इस व्यक्ति को चाहिए कि ये चंद्रमा के उपाय करके और फिर आगे बढ़े तो काफी हद तक यहां उसे शांति मिलेगी। अष्टम भाव में बात करें, अष्टम भाव जो है गुप्त विद्या, गुप्त स्थान, गुप्त रोग, गुप्त चीजें, रहस्यमय, गड़ी संपत्ति, पैतृक संपत्ति, आयुष्य, ये सभी का कारक है। शनिदेव इस स्थान के कारक होते हैं। चंद्रदेव इस स्थान में शुभ नहीं माने जाते। अष्टम में कहा जाता है चंद्रमा अंधा हो जाता है। तो ये युति जो है अगर इस स्थान पर पड़ती है तो मान लीजिए कि व्यक्ति के जीवन में उसको रहस्यमय चीजों को जानने की काफी लालसा रहेगी। व्यक्ति ऐसी ऐसी चीजों का खोज कर देगा जो कोई नहीं कर पाएगा, खोजी प्रवृत्ति का होगा। व्यक्ति जो है अपने घर से उसके दूर स्थान पर जाके भाग्योदय होगा। व्यक्ति हमेशा जो है धर्म, कर्म, आध्यात्म, इस दुनिया उस दुनिया, लोक परलोक की बातें करता होगा। व्यक्ति दिखने में अमूमन अपने परिवार में शरीर वाइज जो है वो काफी बड़ा दिखता होगा, मैच्योर दिखता होगा, सौम्य दिखता होगा। चूंकि व्यक्ति में कठोरता ज्यादा होगी, व्यक्ति में नकारात्मक विचारों का आदान प्रदान लेने की क्षमता ज्यादा होगी। लेकिन व्यक्ति को मान ले कि ये व्यक्ति जो है अगर जो अपने जुबान से जो चीज बोल देगा वो होकर ही रहेगी। इसका दुआ और बद्दुआ दोनों ही काफी खतरनाक होती है। तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दुआ लें, बद्दुआ कतई ना लें। बात करें हम नवम भाव में, अगर ये युति भाग्य भाव में बनती है, नवम भाव में बनती है, तो व्यक्ति का भाग्य विष से ग्रसित हो जाता है। विष से ग्रसित होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो व्यक्ति भाग्यहीन हो गया। हाँ, ऐसे व्यक्तियों का भाग्य ऐसी जगह खिलता है जैसे बंजर भूमि है। बंजर भूमि में कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पर फसल लगेगी, लेकिन ऐसे जातक बंजर भूमि में भी फसल लेने के लायक हो जाते हैं। चूंकि यहाँ शनिदेव उसको धीमा रिजल्ट देंगे, लेकिन चंद्रमा का बलाबल अगर मजबूत हुआ तो व्यक्ति धार्मिक विचारों वाला और किसी भी सौम्य ग्रह या गुरुदेव की दृष्टि अगर इस भाव पर पड़ जाती है तो व्यक्ति का भाग्य खिल जाएगा। दोस्तों, हाँ, यहाँ जातक को उच्च विद्या में प्राप्ति में थोड़ा सा उसको कष्ट होगा, लेकिन चंद्र के उपाय करके ये जातक उच्च विद्या भी ग्रहण कर सकता है। पिता के लिए थोड़ा सा ये अशुभ है। अगर ये युति दसम भाव में बनती है तो जातक बहुत ही एम्बिशियस होगा, बहुत ही हाईली एम्बिशियस होगा। कहीं पर यहां जॉब कर रहा है और उसको 2-5 हजार ज्यादा मिले तो कूद के वहां चला जाएगा। अगर 2-5 हजार वहां कूद के वहां चला जाएगा, इसको एक जगह पे ठहरने वाली प्रवृत्ति नहीं बनेगी। क्योंकि ये मेहनती तो होगा लेकिन आलसी बहुत होगा। सुबह कभी भी 8 बजे से पहले उठने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन ये जातक जिस कार्य को ले लेगा उस कार्य को संपूर्ण रूप से जब तक नहीं छोड़ेगा, इसको मन में चैन नहीं आएगा। क्योंकि ये जातक थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का होने की वजह से इसको काम में विलंब होने की संभावना रहेगी। इसके ऊपरी अधिकारी जो है उससे इसकी नहीं बनेगी, नहीं बना पाएगा, नहीं सौम्यता बिठा पाएगा। और चूंकि इसलिए इसके स्थानांतर समयानुसार होते रहेंगे, चाहे वो स्थान का स्थानांतर हो या जॉब का स्थानांतर हो। फिर भी ये युति दशम भाव में जातक को स्ट्रांग पुटअप करने में सहायक सिद्ध होती है। 11वां भाव एक ऐसा ये भाव है, यही एक ऐसा भाव है जिसमें ये विष दोष कुछ हद तक व्यक्ति को योग का निर्माण कर देता है। व्यक्ति एन केन प्रकारेण पैसा प्राप्त करने में लगा रहेगा और उसे मिलता भी रहेगा। टेबल के नीचे, टेबल के ऊपर, साइड में, ऊपर नीचे, कहीं से भी
कोई भी काम ये व्यक्ति करने में जरा सा भी संकोच नहीं करेगा, क्योंकि उस शर्त एक ही है कि उसे अर्थ प्राप्ति होनी चाहिए। अर्थ प्राप्ति अगर होती है तो वो किसी भी काम को करने में निसंकोच रहेगा, कोई भी काम कर लेगा। क्योंकि अब ये देखना पड़ेगा ये युति किस लग्न में, किस भाव में बन रही है, उसके अनुसार वो किस और दूसरे ग्रहों के क्या उसके ऊपर असर करते हैं, उसके अनुसार ये यहाँ परिणाम देने के बाध्य होगा। हाँ, चूंकि इसको छोटी छोटी बीमारियां लगी रहेंगी, बड़े भाई बहनों से मनमुटाव होता ही रहेगा, और मित्र सर्कल इसको कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि कभी यहां देखा गया है कि व्यक्ति व्यसनी भी बना देते हैं द्वितीय में, और अगर एकादश में ये युति बनती है तो व्यक्ति व्यसनी होगा ही होगा। आगे बात करें हम द्वादश भाव में, तो द्वादश भाव में अगर ये युति बनती है तो आप मान लें कि आप का जीवन कष्ट भोगने के लिए ही हुआ है। क्योंकि द्वादश भाव में अगर ये युति बनेगी तो आपका मन कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। खर्चे अनाप शनाप आते रहेंगे, सरकार से मनमुटाव होता रहेगा, अस्पताल के खर्चे रहेंगे, पुलिस स्टेशन की भागदौड़ रहेगी। ये सब चीजें यहाँ ये युति होने से बढ़ जाती है। व्यक्ति को नींद नहीं आएगी, रात में नींद की संभावना, और जीवन के उत्तरार्ध में अगर नवमांश कुंडली सपोर्टेबल नहीं है तो ये मान लीजिए कि आपको नींद की बीमारी होने की संभावना पूरी है। चूंकि ये युति यहाँ अब ये ग्रहों का अंश बलाबल दृष्टि और दशा अंतरदशा का भी कैलकुलेशन करना अति आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रमाण से अगर ये देखा जाए तो ये युति इस प्रभाव से किस तरह से आपको परिणाम देगी वो कैलकुलेशन करने के बाद ही पता चलेगा। फिर बता दूं दोस्तों, ये मैंने जनरल भावों के अनुसार परिणाम बताए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर लग्न बदल जाए, जैसे कि मेष लग्न में ये युति अलग परिणाम देगी और ये कर्क लग्न में अलग परिणाम देगी, और कुंभ लग्न में अगर ये अलग परिणाम देगी, क्योंकि मेष लग्न जो है वो उसका शनिदेव का शत्रु लग्न है, और कर्क लग्न जो है वो चंद्रदेव का शुभ लग्न है, और कुंभ लग्न जो है वो शनिदेव का शुभ लग्न है। तो ये युति, अब यही लग्न में युति हुई है लेकिन लग्न बदल रहे हैं, तो इसका प्रभाव अलग अलग हो सकता है। कहीं पर ये दोष योग का भी काम कर जाएगा। मान लीजिए अगर सप्तम में गुरुदेव बैठे हैं, नवम में गुरुदेव बैठे हैं, या पंचम में गुरुदेव बैठे हैं और लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, तो भी मान लीजिए कि ये यहाँ पर दोष आपका योग में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आप ये ध्यान रखें कि ये युति खाली किसी भाव में बनना महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों ये भी याद रखें कि अब ये देखना अति आवश्यक भी हो जाता है कि चंद्रदेव और शनिदेव किस नक्षत्रों में बैठे हैं। मान लीजिए कि चंद्रदेव शनि के नक्षत्र में बैठे हैं तब परिणाम अलग होगा, या शनिदेव चंद्र के नक्षत्र में बैठे हैं तब परिणाम अलग होगा। तो नक्षत्र, ये ग्रह किस नक्षत्र के हैं इसकी भी गणना अति आवश्यक हो जाएगी। तो किसी भी योग्य ज्योतिषी से परामर्श करने के पश्चात ही उसका उपाय करें। दान करना है, रत्न पहनना है, उपवास कर व्रत करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें जो योग्य ज्योतिषी है, जानकार ज्योतिषी है, उससे जब परामर्श करेंगे तो वो आपको इसके बारे में जानकारी देगा, और उस जानकारी के पश्चात ही इस दोष को आप योग में परिवर्तित कर सकते हैं, या योग को दोष में परिवर्तित कर सकते हैं, या दोष को भयंकर दोष में बना सकते हैं। देखिए भगवान शिव शंभू ने हलाहल विष पिया है, कंठ तो उनका नीला हो गया है, विष पीने के बाद कोई बच नहीं सकता, मृत्यु निश्चित है। लेकिन भगवान शिव ने इतना बड़ा विष पीकर भी, लेकिन चूंकि वो अपने कंठ को भगवान होते हुए, ईश्वर होते हुए भी अपने कंठ को नीला होने से न बचा पाए। इतिहास पढ़ा है हमने, चंद्रगुप्त को उसके गुरु कौटिल्य चाणक्य थोड़ा सा विष हमेशा दिया करते थे, जिससे कि उसकी बॉडी जो थी वो इस तरह की हो गई कि छोटी मोटी विष कन्याएं अगर आकर उनको विष देती तो उसका प्रभाव नहिवत हो जाता। तो कभी कभी जीवन में ये विष जो होते हैं दवा का काम करते हैं, लेकिन अगर उनका प्रमाण ज्यादा हो जाए तो दवा भी हमें विष बन जाती है। तो इसका खास ध्यान रखें दोस्तों।
मैंने अपने ये प्रयास किया है कि आपको मैं अच्छे से इसको समझा सकूं। आगे मैं उम्मीद करूंगा कि मैं लग्न वाइज मेष लग्न के अलग अलग भावों में, वृषभ लग्न के, मिथुन लग्न के, इसी प्रकार मीन लग्न तक मैं आपको इस दोष के बारे में जानकारी दे सकूं, जिससे कि आप अपने लग्न की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये मेरा प्रयास आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। उम्मीद करता हूं पसंद आएगा। जय श्री राम, धन्यवाद।